ये कहानी है एक राज्य के एक राजा और उसके 3 बेटों की। राजमहल के आंगन में सिंहासन के पास राजा वीरसेन अपने 3 बेटों और मंत्रियों के साथ बैठा है। अब समय आ गया है कि मैं अपने उत्तराधिकारी का चयन करूं। पिताश्री, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहिए। भाई अर्जुन, उत्तराधिकारी बनने के लिए सिर्फ आयु नहीं, बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। मुझे तो राजनीति में कोई रुचि नहीं, पर अगर पिताजी कहें तो कोशिश करूंगा। महाराज, निर्णय से पहले किसी परीक्षा का आयोजन उचित होगा। धर्म और विवेक की परीक्षा ही सही मार्गदर्शन दे सकती है। तीनों राजकुमार युद्ध कला में निपुण हैं, पर असली परीक्षा तो नेतृत्व की होगी। तुम तीनों को 3 अलग अलग कार्य दूंगा। जो इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। राजसभा में परीक्षा की घोषणा करने का समय अगला दिन सुबह। तीनों राजकुमार, मंत्री, राजगुरु और सेनापति उपस्थित हैं। बेटों, अब समय है तुम्हारी परीक्षा का। तीनों को भिन्न कार्य सौंपे जाएंगे। मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। कृपया बताइए कौन सा कार्य मुझे करना है। पिताजी, मुझे बताइए क्या करना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन, तुम्हारा कार्य है जंगल में जाकर डाकुओं से गांव को मुक्त कराना। यह तो मेरे लिए सरल है। विक्रम, तुम्हें पड़ोसी राज्य के साथ टूटते हुए संबंधों को सुधारना है। राजनीति और संवाद मेरा मार्ग है, मैं प्रयास करूंगा। अमन, तुम्हारा कार्य थोड़ा कठिन है। तुम्हें राज्य के सबसे गरीब गांव जाकर वहां की जनता की जरूरतें जाननी हैं और सुधार के लिए योजना बनानी है। मुझे लोगों के बीच जाना अच्छा लगता है। यह कार्य मैं पूरे मन से करूंगा। महाराज, ये तीनों कार्य बुद्धि, साहस और करुणा की परीक्षा लेंगे। धैर्य रखना, राजा स्वयं तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सच्चे मन से कार्य करेगा वही योग्य होगा। 7 दिन बाद मैं तुम तीनों के कार्यों की समीक्षा करूंगा। अब जाओ और अपना कर्म करो। तीनों राजकुमार अपने अपने कार्य पर निकल पड़ते हैं। अर्जुन का जंगल में अभियान शुरू। घना जंगल, दिन का समय। अर्जुन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की में प्रवेश करता है। सैनिकों, ध्यान से सुनो। हमें इन डाकुओं को पकड़ना है जो गांव वालों को लूटते हैं। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राजकुमार, हमें उनके छिपने की जगह का पता चला है। मुझे तुरंत वहां ले चलो। सैनिक अर्जुन को डाकुओं की गुफा की ओर ले जाते हैं और अभी डाकू और उसके चमचे एक गुफे के अंदर रह रहे होते हैं। खबरदार, कोई हमारे इलाके में आया तो जिंदा नहीं बचेगा। राजकुमार खुद आ रहा है, क्या करें? हम हमला करेंगे। पीछे हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं। अर्जुन डाकुओं की गुफा के बाहर पहुंचता है और युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन तलवार निकालते हुए, जो निर्दोषों पर अत्याचार करे उसका यही हश्र होता है। राजकुमार, डाकुओं की संख्या अधिक है। डरो मत, हमारे पास न्याय का बल है। भीषण युद्ध के बाद अर्जुन डाकू सरदार को पकड़ लेता है। फिर डाकू सरदार राजकुमार से एक सवाल पूछता है। मैं हार गया, लेकिन तुमने हमें मारने के बजाय जीवित पकड़ा, क्यों? क्योंकि न्याय हत्या नहीं, सुधार में है। गांव के लोग अर्जुन को घेर लेते हैं और राजकुमार से बोलते हैं। धन्यवाद राजकुमार, आपने हमें भय से मुक्ति दिलाई। अब हम चैन की नींद सो सकेंगे। यह मेरा कर्तव्य था। अब यह क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। अर्जुन जीत के साथ लौटता है। उसका आत्मविश्वास और साहस चमकता है, लेकिन क्या उसमें वह विनम्रता है जो एक राजा में होनी चाहिए? और उधर पड़ोसी राज्य में मालवा का राजदरबार। विक्रम वहां के राजा के साथ मिलके उनसे बैठ के बात करता है। तुम्हारे राज्य से व्यापार बंद कर दिया गया है क्योंकि हमें अपमानित महसूस हुआ। महाराज, मेरा उद्देश्य शांति और सहयोग है, न कि विवाद। तुम्हारे राजदूतों ने हमारे दूत का सम्मान नहीं किया, यह हमें स्वीकार नहीं। यह भूल हमारी ओर से हुई है और मैं माफी मांगता हूं। राजकुमार, माफी से विश्वास नहीं लौटता। भरोसा खोना आसान है, पाना कठिन, परंतु हम दोनों राज्यों की जनता शांति चाहती है। तुम्हारी बातों में संयम है, लेकिन तुम क्या प्रस्ताव लाए हो? हम व्यापार करों में कटौती करेंगे
और एक सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित करेंगे जहां दोनों राज्यों की जनता एक दूसरे से जुड़ सके। यह प्रस्ताव बुद्धिमत्ता भरा है, पर क्या यह सिर्फ शब्द है? मैं वचन देता हूं, यदि 1 वर्ष में दोनों राज्यों की मित्रता मजबूत न हो तो आप संबंध तोड़ सकते हैं। राजा ध्रुवसेन बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता है और कुछ पल सोचता है। फिर राजकुमार से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता के सम्मान में और तुम्हारी शांति की भावना को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। धन्यवाद महाराज, ये केवल शुरुआत है। विक्रम लौटता है। उसकी आंखों में विश्वास और संतुलन की चमक है। विक्रम ने बिना एक तलवार चलाए 2 राज्यों के भविष्य को सुरक्षित किया। लेकिन क्या यह भावनात्मक समझ उसके भाइयों के बल के सामने टिक पाएगी? और अब शुरू होता है अमन की गांवों की यात्रा। राजकुमार अमन आ रहे हैं। पहली बार कोई राज परिवार से हमारी दशा देखने आया है। यहाँ राजा नहीं, आपका बेटा बनकर आया हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? बेटा, पानी चाहिए, दवा चाहिए और जीने की आस चाहिए। माँ, जब तक मैं जीवित हूँ आपके लिए कुछ करूंगा। कुएं की खुदाई फिर से शुरू करवानी होगी। बारिश का पानी रोकने के लिए टांके बनवाने होंगे। ये सब तो सुनते आए हैं, पर हुआ कुछ नहीं। मैं सिर्फ आश्वासन नहीं, काम करके दिखाऊंगा। अमन पास के नगर से श्रमिक और साधन मंगवाता है, स्वयं मिट्टी उठाकर काम में लग जाता है। राजकुमार, आप खुद मिट्टी क्यों ढो रहे हैं? जब तक मैं अपने लोगों के साथ पसीना नहीं बहाऊंगा, तब तक मैं राजा कहलाने योग्य नहीं। 3 दिन में टांका बनता है। पुराना कुआं फिर से जल देता है। फिर पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं, राजकुमार, आप तो हमारे लिए ये सब व्यवस्था कर दिया है। हम आपके आभारी रहेंगे। ये मैंने आप लोगों के ऊपर कोई दया नहीं किया, परंतु यह तो आप लोगों का ही हक था। गांव में दवाइयाँ, अनाज और शिक्षकों की व्यवस्था होती है। अगर मेरे कारण किसी का जीवन बेहतर हुआ तो यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अमन का कार्य सरल नहीं था, लेकिन उसने बिना तलवार या भाषण दिए दिल जीत लिया। तीनों बेटों की वापसी और निर्णय सभा। राज दरबार सिंहासन के आगे राजा वीरसेन बैठे हैं। सभा में सभी मंत्री, राजगुरु और दरबारी मौजूद हैं। तीनों राजकुमार अपने अपने कार्य से लौट आए हैं। बेटों, 7 दिन पूरे हो चुके हैं। अब मुझे बताओ, तुमने अपने कार्य में क्या किया? पिताजी, मैंने डाकुओं से गांव को मुक्त कराया। लोगों ने मेरी जय जयकार की। मैं युद्ध के लिए जन्मा हूं। पिताजी, मैंने पड़ोसी राज्य के साथ टूटते संबंधों को फिर से जोड़ा, शांति समझौता किया और दोनों राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया। पिताजी, मैं सबसे गरीब गांव में गया, उनके साथ रहा, उनकी जरूरतें जानी और मिलकर उनका जीवन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की। तीनों राजकुमारों ने उत्तम कार्य किए हैं महाराज। परंतु अब प्रश्न यह है, कौन सबसे योग्य है राजगद्दी के लिए? अर्जुन ने साहस दिखाया, विक्रम ने बुद्धि और अमन ने करुणा। साहस और बुद्धि दोनों जरूरी हैं, लेकिन जिस राजा के मन में जनता के प्रति करुणा न हो, वह सच्चा राजा नहीं बन सकता। तो क्या आप अमन को उत्तराधिकारी चुन रहे हैं? मैंने जो किया वह कर्तव्य था और अमन ने जो किया वह हृदय से था। मैं राजा बनने के लिए काम नहीं कर रहा था पिताजी, बस लोगों की मदद करना चाहता था। यही विनम्रता, यही सेवा का भाव एक सच्चे राजा की पहचान है। मैं आज घोषणा करता हूं, अमन इस राज्य का अगला राजा होगा। सभा में तालियों और जयकारों की गूंज। राजा अमन की जय हो। गांव वाले जो सभा में आमंत्रित थे, वो बोलते हैं, हमारे राजा ने गरीबों का दर्द समझा। शायद मैंने शक्ति की और विक्रम ने नीति की, पर अमन ने मानवता की सेवा की। अब मैं उसके साथ काम करके राज्य को और बेहतर बनाऊंगा। तुम दोनों के बिना मैं अधूरा हूं। हम मिलकर राज्य चलाएंगे। राजा वीरसेन अपने नए उत्तराधिकारी अमन को गले लगाते हैं। सिंहासन पर अब एक राजा बैठा है जो न केवल बुद्धिमान और साहसी है, बल्कि जनता के दिलों में बसने वाला भी है।